हाय एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू श्री जे आई एस। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम लोग को एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा एफ सी आर ए बिल। इस टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। न केवल इंडिया में बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, खासकर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस वाले हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले हैं वो लोग, और बल्कि इंडिया के बाहर भी, जैसे कि अमेरिका के जो लॉ मेकर्स हैं, वो इस बिल को बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस बिल को लेकर आई है। इस बिल को हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। ऑलरेडी एफ सी आर ए एक्ट हमारे देश में एग्जिस्ट करता है पहले से ही, लेकिन सरकार ने ऐसे क्या इसमें अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। साथ में ही यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह इसमें प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। ए टू जेड सारी चीज़ें हम लोग बहुत क्लैरिटी के साथ यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले ये बिल जो आया है, इसमें इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट देखने को मिलती है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो अभी मॉनसून सेशन चल रहा है उसमें ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा सरकार की तरफ से। सरकार का कहना है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो अपना व्यू है, वो उनका कहना है कि बहुत सारा पहले से जो लूप होल्स हैं, गैप्स दिखाई देते हैं, जो कि 2010 में जो प्रिंसिपल जो एक्ट है, ये वाला एफ सी आर ए एक्ट, वो 2010 में आया था। तब से लेके बहुत सारे अभी चेंजेस लाने की ज़रूरत है अभी इसमें, है ना। हमारे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझते हैं कि इंडिया में जो फॉरेन फंडिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले जब इमरजेंसी भारत में लगी थी, तो 1976 में जो ओरिजिनल एफसीआरए एक्ट आया था, वो आया था जब देश में इमरजेंसी इम्पोज हुई थी, उस समय 1976 में इंदिरा गांधी के शासन के दौरान। फिर 2010 में इसको रिप्लेस करके एक नया कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन लेकर आई सरकार, और उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए उसमें। तो अभी जो कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन था हमारे पास में भारत में, वो 2010 का एफसीआरए एक्ट है। अब 2020 में सरकार ने फिर और भी बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस लाए इस एक्ट में, बहुत सारे अमेंडमेंट्स के थ्रू यहाँ पे कई जो प्रोविजंस हैं इंसर्ट किए गए, और इसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन किया गया। 2026 का यानी 2026 का जो अमेंडमेंट बिल है, इसमें और बहुत सारे ऐसे इनपुट्स इंसर्ट किए गए हैं जो कि कंट्रोवर्सी का कारण बनते हैं यहाँ पर, है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि ये एग्जैक्टली जो ओरिजिनल अगर हम देखें एक्ट है, वो 1976 में इमरजेंसी के दौरान आया जब कांग्रेस की सरकार थी, और 2010 में फिर भी उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी जब इसको और स्ट्रेंथन किया गया। ठीक है ना, जो कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन के रूप में इसको इनेक्ट किया गया। तब 2020 में सरकार ने इसमें कुछ चेंजेस लेकर आई, है ना। और जो फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है उन पर स्ट्रिक्ट कंट्रोलर यहाँ पर इम्पोज किया गया। 2026 में अभी क्या है, और भी यहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस देखने को मिलते हैं, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं जो सरकार ने प्रपोज किए हैं। तो यहाँ पर एक तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है ना, यहाँ पर एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जैसे कि इंट्रोड्यूस की गई है, क्रिएट की गई है, जो कि क्या करेगी, फॉरेन फंडेड एसेट्स को मैनेज करेगी। और यहाँ पे इट अलाउस टेम्पररी एंड इन सर्टेन केसेस परमानेंट वेस्टिंग ऑफ एनजीओ एसेट इन गवर्नमेंट कंट्रोल। अभी तक ऐसा होता था कि जो गवर्नमेंट को बाहर से जो फंडिंग मिलती थी, है ना, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता था, उससे जो एसेट बनता था या जो फॉरेन फंडिंग होती थी, वो क्या क्या फ्रीज कर दी जाती थी सरकार की तरफ से, बट गवर्नमेंट के कंट्रोल में परमानेंट तरीके से नहीं आती थी। अभी क्या है, इसमें ऐसा प्रपोज किया गया था। ऐसे बहुत सारे इसमें प्रोविजंस हैं जिनको हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, यानी एफसीआरए रेगुलेशन एक्ट एग्जैक्टली है क्या ये एफसीआरए। ये जो प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है वो 2010 में लाया गया था, इन 2010 में लाया गया था। ये गवर्न क्या करता है, गवर्निंग द रिसीप्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन इंडिया। दो यहाँ पे वर्ड्स हैं, एक रिसीप्ट एंड यूटिलाइजेशन, यानी ये दोनों को ही गवर्न करता है। कोई व्यक्ति, कोई एनजीओ बाहर से जो फंडिंग आती है
विदेशी सोर्सों से, जो फॉरेन सोर्सेज से जो फंडिंग आती है, जो डोनेशन आता है, उनको बोलते हैं हम रिसीप्ट। वो कई प्रकार से हो सकती है। हम लोग देखेंगे कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली है क्या, उसको डिटेल में देखने वाले हैं यहाँ पर। यानी फॉरेन से आने वाला जो चंदा है, जो रिसीप्ट्स हैं, वो जो एनजीओ को मिलता है, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं वो, इन सभी को ये ए टू जेड रेगुलेट इसको गवर्न करता है, इसको रेगुलेट करता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने की ज़रूरत क्या है? भाई कोई एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज दैट कोई बाहरी, जैसे जो अमेरिकन कंपनी है, ठीक है ना, अब वो भारत में किसी एनजीओ को डोनेशन देती है, सपोज दैट $1 बिलियन डोनेशन देती है, 50 मिलियन डोनेशन देती है, तो उसको रेगुलेट करने की क्या ज़रूरत है? वो तो एक एनजीओ को मिला, एक पर्टिकुलर सोसाइटी को मिला, एक ट्रस्ट को मिला, इसको रेगुलेट करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, यहाँ पर इसको रेगुलेट करने के पीछे एक कारण है बहुत ज़्यादा। इसके पीछे एक हिडन एजेंडा होता है। कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली सरकारें तख्ता पलट नहीं करती हैं, है ना? जैसे यूएसए को भारत में बहुत सारे ऐसे जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट हैं, है ना? जैसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो भारत सरकार अभी प्रपोज किया और उस पर काम चल रहा है अभी। और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, देश की सिक्योरिटी है, उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो प्रोजेक्ट है ना? और भारत सरकार उसको एक बृहद तरीके से उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर बिल्डअप करने वाली है। अब इसको लेकर क्या है ना कि हमारे देश में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे एनजीओस हैं, जिन्होंने एनवायरमेंटल इकोलॉजी का एक बहाना देकर कहें तो उसको एजिटेट करने की कोशिश की। और बहुत सारे पीआईएल जाती हैं कोर्ट में, एनजीटी में इसको लेकर केस जाता है, वहाँ से हरी झंडी मिलती है एनजीटी को। इवन आप देखेंगे कि जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं अभी वर्तमान में, है ना, राहुल गांधी की जो माताश्री हैं, वो उन्होंने भी इसको लेकर लेख लिखे थे द हिंदू में। तो आप देखिए, यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, एलीट क्लास है बेसिकली, जो इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके विरुद्ध कि वहाँ की इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, वहाँ पर जो फ्लोरा एंड फौना है वो डिस्टर्ब होगा। हाँ, एक फैक्टर है, ऑब्वियस सी बात है। बट नेशनल जो सिक्योरिटी है, देश की जो सुरक्षा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसको लेकर अगर चाइना चिंतित होता है तो मुझे समझ में आता है। कई बार ऐसे एलिगेशंस भी होते हैं कि चाइना क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। और चाइना के लिए वो सरदर्द क्यों है? क्योंकि वहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का बहुत कम पास है, बहुत बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से चाइना का 80% ट्रेड होता है। अब आप समझिए कि अगर हमको चाइना की गर्दन दबानी है ना, जैसे हमारा चिकन नेक है कि हमको नॉर्थ ईस्ट जाना है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट जो कनेक्ट होती हैं वो एक 20 किलोमीटर का गलियारा है। अगर उस गलियारे को सपोज दैट ब्लॉक कर दिया जाए तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाता है। समझ में आया? ऐसा ही चाइना का, अगर चाइना की गर्दन दबानी है हमको, है ना, ब्लॉक करना है चाइना को हमको इकोनॉमिक तरीका हर तरीके से, तो चाइना का जो ट्रेड है, 80% जो ट्रेड होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर जाता है। और अगर वहाँ पे भारत की मिलिट्री की प्रेजेंस रहेगी, सपोज दैट तीनों हमारे जो फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, ठीक, आर्म फोर्सेस, एयर फोर्स है, नवल फोर्स है, तीनों के तीनों अगर अंडमान निकोबार पर डिप्लॉयड रहती हमेशा है और हमारा एक एज बन जाता है वहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, चाइना को कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो चाइना के लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द है। इवन यूएसए के लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, चाइना नहीं चाहेगा कि ये प्रोजेक्ट बने। तो अब चाइना डायरेक्टली तो इंटरफेयर कर नहीं सकता, ऐसा तो बोल नहीं सकता कि भारत सरकार से कि आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, ये हमारे यहाँ पे हमारे ट्रेड को प्रॉब्लम हो सकती है आगे, ऐसा तो कुछ बना नहीं सकता। जैसे कि चाइना ने बहुत सारे बिल्डअप किए हैं भारत के पास में, जैसे जो पाकिस्तान उकादर पोर्ट है, श्रीलंका में है ना हम्बनटोटा पोर्ट है, और अभी बांग्लादेश में जो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत को घेरने की चारों तरफ से कोशिश की चाइना ने। तो भारत ने एकमात्र मूव चला कि हम द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पे हमारी प्रेजेंस से क्या होगा ना कि चाइना ऑलरेडी प्रेशर में रहेगा, हमेशा प्रेशर में रहेगा। लेकिन उसको भी लेके बहुत सारा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट हैं,
जो देश की सुरक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हर तरीके से ज़रूरी है वो प्रोजेक्ट्स। और जब भी वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट स्टार्ट करती है तो बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे लोग उसको एजिटेट करना स्टार्ट करते हैं, उसका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके अगेंस्ट आ जाते हैं इस नाम पर कि एनवायरमेंट इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, है ना, ह्यूमन राइट के कंसर्न्स, ये बहुत सारी चीज़ें। ये ऐसा होता क्यों है? कई बार आईवी की रिपोर्ट आई है कि ये बाहर से फंडेड जो ना प्रोजेक्ट हैं, जैसे सरदार सरोवर डैम डैम बनाया था गुजरात में बहुत पहले, आज से 40 साल पहले उसको स्टार्ट किया, और वो अभी जाके उसको पूरा कंप्लीट कर पाए, क्योंकि उसको लेके बहुत सारे लोग, हमारे कुछ जो फिल्मी हस्तियां हैं, ऐसे टाइप के लोग हैं जो उसको एजिटेट करते हैं और उसको बनने नहीं देते, तो डिले होता है प्रोजेक्ट अल्टीमेटली। तो ये इससे नुकसान होता है भारत को, है ना, ये सब देखने को मिलता है। तो और दूसरा, सरकार का कहना है कि भाई जो डेमोग्राफिक चेंजेस किए जाते हैं, जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है, वो बाहरी विदेशी फंडिंग से, इसको रोकना, इसके पीछे एक ये भी कारण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारे के सारे तर्क दिए जाते हैं सरकार। देश की सॉवरेनिटी को चैलेंज होता है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक ऑर्डर है, नेशनल सिक्योरिटी है। तो जो बाहर से आने वाला जो पैसा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, जो डोनेशन है, वो कहीं ऐसा ना हो कि चैरिटी के नाम पर देश की सुरक्षा को खतरे में डाले, देश की सॉवरेनिटी को खतरे में डाले, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खतरे में डाल दे, उनके लिए थ्रेट पैदा करे, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करे। ऐसा ना हो कि वो आ रहा है किसी पर्पज से, है ना, उसके पीछे एजुकेशनल वेलफेयर दिखाया जाता है, लेकिन उसके पीछे कुछ और ही एक्टिविटीज चल रही हैं। इसीलिए इसको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारत के लिए। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये इस तरह की गतिविधियाँ भारत में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे रिलीजियस कन्वर्जन जो है, अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्निंग टॉपिक है। और बाहर से जो फंडिंग आती है, कई बार वो क्या करती है कि यहाँ पर देश में रिलीजियस कन्वर्जन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ से फंडिंग की जाती है, राइट। तो ये सब देखने को मिलता है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो एक्ट है, एडमिनिस्टर की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जो 2010 का जो प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है प्रोटेक्ट नेशनल सोवरेनिटी, देश की, हमारे देश की जो सोवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ पे हमको क्लियरली समझ लेना है, जो द एक्ट सीक्स टू प्रिवेंट फॉरेन एंटिटीज फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम, इलेक्शंस, पब्लिक पॉलिसी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। अब बाहर से जो फंडिंग होती है, कई बार वो देश की पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, इलेक्शंस को प्रभावित करते हैं, है ना, पब्लिक पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी को अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जैसे कि हमारे देश में हमारे अड़ोस पड़ोस में हमने देखा, श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, और नेपाल में जो देखने को मिला, ये बाहरी हस्तक्षेप के कारण, बाहरी जो इंटरफेरेंस है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, इसकी वजह से ये आपको देखने को मिला। भारत में भी ये अभी आपको देखने को मिला, वो एक कोशिश की गई, है ना, कि पार्लियामेंट पे जो अभी एजिटेशन हुआ नीट के नाम पर, तो पार्लियामेंट के पास लोग जाते हैं, हजारों की भीड़ जाती है और कोशिश करती है कि पार्लियामेंट को नेपाल बना देंगे, जला देंगे, ऐसा करने की। तो ये भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, तो ये देश की सुरक्षा के लिए, सॉवरेनिटी के लिए अच्छा नहीं। देखिए, सॉवरेनिटी दो तरह की होती है जनरली, एक है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी और एक है ज्योग्राफिक सॉवरेनिटी। ज्योग्राफिक सॉवरेनिटी से मतलब, जैसे खालिस्तानी डिमांड करते हैं कि हम पंजाब को अलग कर देंगे भारत से, भारत के टुकड़े कर देंगे, उनकी जो डिमांड रहते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे लोग, द्रविड़िस्तान की बात है, ऐसा वैसा। तो ये हमारी ज्योग्राफिक जो सॉवरेनिटी है, इसको चैलेंज करते हैं, ठीक है ना। एक आता है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सरकार ने, लोगों ने मत देके, मैंडेट देकर सरकार को बिठाया, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, मोदी जी सरकार में है, और उनको लोगों ने मैंडेट देके वहां पर बिठाया है। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को वायलेंट तरीके से गिराने की कोशिश करना, ओवरथ्रो करना, है ना, और ये धमकी देने का सरकार को हम गिरा देंगे, और फोर्सफुली, है ना, स्टेप डाउन करने के लिए ये इस तरीके के प्रयास करना, आर्म्ड रिविलियन, है ना, इस तरीके से अगर प्रयास करेंगे, तो ये क्या होता है, हमारी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है। इसीलिए ये
हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नेशनल सोवरेनिटी हमारी प्रोटेक्ट रहे और जो बाहर से आने वाला जो फंड है वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, है ना? हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है जो डेमोक्रेसी उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। चाइना नहीं चाहेगा कि भारत में डेमोक्रेसी फले फूले, कोई भी देश नहीं चाहेगा, इवन यूएसए नहीं चाहता। इलेक्शंस को प्रभावित करेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों को यहाँ पर जिताने की कोशिश करेंगे जो कि देश के लिए अच्छा नहीं होता है कई बार, है ना? पब्लिक पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं ये लोग और इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसका ये है इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन फंड रिसीव करते हैं उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है, अपने रिसीव्स और एक्सपेंडिचर्स थ्रू एनुअल फाइलिंग्स उनको बताना पड़ता है। इससे क्या होगा कि ये अकाउंटेबिलिटी उनकी और जो ट्रांसपेरेंसी है उसको सुनिश्चित करता है, इसको प्रमोट करता है ना? जब एनजीओ के जो फंडिंग है और जो एक्सपेंडिचर है अगर वो सही तरीके से एनुअल फाइलिंग जो करते हैं उसमें ये बताएंगे कि भाई हमको इतना पैसा मिला और यहाँ यहाँ ये इन इन मद में खर्च हुआ, तो क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, ठीक है ना? दूसरा है प्रिवेंट मिसयूज ऑफ फॉरेन फंड्स। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट कारण है कि जो फॉरेन फंड्स आते हैं उसके मिसयूज को रोकना, प्रिवेंट करना, है ना? फॉरेन डोनेशन कैन नॉट बी डाइवर्टेड फॉर अनलॉफुल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। यानी फॉरेन फंड का जो डाइवर्जन है कहीं ऐसा ना हो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए बेसिकली यहाँ पर डाइवर्जन देखने को मिले। आप देखेंगे कि जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं कई बार और वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट के नाम पर आपको एजिटेशन देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, एनजीटी में पीआईएल दर्ज की जाती है उसको रोकने के लिए कि ये डिले किया जाए, रोका जाए कैसे भी ना कैसे ये प्रोजेक्ट, ठीक है ना? तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इस फंड का जो फॉरेन फंड है इसके मिसयूज को प्रिवेंट करना, ये भी द गवर्नमेंट में सस्पेंड और कैंसिल रजिस्ट्रेशन इफ फंड्स आर मिसयूज्ड। अगर फंड का मिसयूज होता है तो भी यहाँ पर तो रोका जा सकता है और जिस पर्पज़ के लिए फंड आया है उस पर्पज़ में खर्च ना करके कई अन्य पर्पज़ के लिए उस फंड को खर्च किया जाए, उसको भी रोकना, तो मिसयूज ना हो सके। रेगुलेट रेदर देन प्रोहिबिट। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो ब्लैंकेट बैन इम्पोज नहीं किया जाता एक्ट के अंतर्गत, है ना? ये जो एक्ट है, एक्ट डज नॉट इम्पोज अ ब्लैंकेट बैन ऑन फॉरेन डोनेशन। यानी जो फॉरेन डोनेशन है इस पर ये ब्लैंकेट बैन नहीं लगाती एक्ट। ये क्या करती है, फिर रेगुलेट करती है यहाँ पर। इंस्टेड इट एस्टैब्लिशेस लाइसेंसिंग एंड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क टू इंश्योर कंप्लाइंसेस। यानी जो सरकार ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, बस सरकार चाहती है उनको आप फॉलो करिए, इंश्योर करिए कि वो आप वो कंप्लाइंस पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेगुलेशन किया जाता है, कोई ब्लैंकेट बैन नहीं लगा। आप डोनेशन लीजिए लेकिन जिस मद के लिए ले रहे हैं, जिस पर्पज से ले रहे हैं आप लोग, उसी पर्पज में आपको खर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं उसका आप डाइवर्जन कर सकें उसको, ऐसा है। यहाँ पर नेक्स्ट है प्रमोट पब्लिक ट्रस्ट। यहाँ पे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड ऑडिट्स इंक्रीज पब्लिक कॉन्फिडेंस इन एनजीओस रिसीविंग ओवरसीज असिस्टेंस। तो अगर जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है, जिनका ऑडिट अगर टाइम से होता है, जो एनजीओ वहाँ से फॉरेन असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, लेती हैं, सॉरी, है ना, रिसीव करती हैं, तो इससे क्या होता है, पब्लिक में एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है कि हाँ ये एनजीओ सही है और सही से काम करता है, ठीक है ना? यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं कि सारी की सारी एनजीओज इस तरह के काम करती होंगी, है ना? बहुत सारे के सारे ट्रस्ट जो हैं या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है जिनको फॉरेन से फंड मिल रहा है। बहुत सारे इस देश में एनजीओ, हमारे भारत में, जो बच्चों के वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम करते हैं, महिलाओं की स्किलिंग के लिए, महिलाओं की जैसे प्रताड़ित महिलाएं हैं उनको सहायता, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, उनको स्किलिंग करना, है ना? जो ट्रैफिक्ड विमेन हैं बेसिकली उनको बचा कर लाना, उनको सेव करना। सरकार पर प्रेशर बनाती हैं कई बार कि महिलाओं के हित के लिए आप पॉलिसी बनाइए। महिलाओं के हित के लिए बहुत सारे एनजीओ हमारे देश में बहुत अच्छा काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। सरकार भी हमारे देश में ऐसे एनजीओ को प्रमोट भी करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनजीओस हैं जो क्या करते हैं, इनकी आड़ में ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंडिविजुअल हो सकता है, न्यूज़ पर्सन्स भी हो सकते हैं, न्यूज़ वाले भी हो सकते हैं, न्यूज़पेपर वाले भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये बाहर से जो फंडिंग है इसका मिसयूज करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली जो कि बड़ी शॉकिंग है कि वहाँ पर जो खाने की सप्लाई है
उसका जो पेमेंट है, जो ऑनर है, पेमेंट करने वाला जो व्यक्ति है, वो कतर में बैठा है, यूएसए में बैठा है, कोई चाइना में बैठा है। वहाँ से क्या कर रहा है, वो ऑर्डर करता है स्विगी पर, जोमेटो पर, और बोलता है कि भाई आप जाके ये वहाँ पे जंतर मंतर पे किसी को भी दे दीजिए। सपोज दैट वहाँ से 1000 थाली आती हैं, 1000 पैकेजेस आते हैं। अब वो कौन, सोर्स क्या है आखिर पे, वो तो ऐसे तो पाकिस्तान भी भेज सकता है। इससे होता क्या है अल्टीमेटली, कि वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई, और जो लोग आ रहे हैं, कई बार देखो जेन्युइन लोग हैं कि खाना खाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके आड़ में बहुत सारी एक्टिविटीज चलती हैं। ये देश के लिए बहुत ज़्यादा एक कंसर्निंग थिंग्स है, राइट। तो यहाँ पर ये सब चीज़ देखने को मिलती हैं, तो इस तरीके से भी यूज हो सकता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का। अब चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रायर परमिशन। अब कोई व्यक्ति है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, इनको फॉरेन फंड कैसे ये प्रोवाइड लेते हैं, मतलब कैसे ये फंड ले सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो ऑर्गेनाइजेशन इंटेंडिंग टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन मस्ट ऑफ्टन अप्रूवल अंडर द एक्ट। सबसे पहले यहाँ पर टू मैकेनिज्म दिखाई देते हैं। एक है एफसीआरए रजिस्ट्रेशन, यानी जो एनजीओ है जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए, फॉरेन फंडिंग चाहिए होती है, कंट्रीब्यूशन ही बोलते हैं, या डोनेशन चाहिए होता है, उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एफसीआरए के तहत एफसीआरए एक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी उसको ये रजिस्ट्रेशन लाइसेंस मिल जाएगा। अब ये मिलेगा किसको, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंगेज्ड है सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज़ में ऑब्टेन परमानेंट रजिस्ट्रेशन। इसको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ पर कि हाँ हमने इस पर्पज़ के लिए, सपोज दैट कोई बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करता है, कोई एनजीओ है, और बाहर से कोई ऐसा डोनेटर है भाई, है ना, जो कोई फिलैंथ्रोपिक मैन है कोई भी, वो डोनेट करना चाहता है कि भारत में ये एनजीओ बच्चों के वेलफेयर के लिए, महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, या जो ओल्ड एज वाले लोग हैं वो इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के बहुत सारे एनआरआईस हैं जो कि बाहर जाते हैं, है ना, और वो डोनेट करना चाहते हैं कि नहीं, अब उनकी इच्छा है कि भारत में, अब मेरा चूंकि मेरा देश है, तो हम डोनेट करना चाहते हैं, सपोज $10 million, ठीक है ना। तो वो ऐसा एनजीओ को देखेंगे किसी को, अब ऐसा एनजीओ, उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, और वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ है, जैसे सपोज दैट वो कोई रिलीजियस, इकोनॉमिक या कल्चरल किसी न किसी एक एक्टिविटीज़ में वो संलिप्त होगा, मतलब इस एक्टिविटीज़ को करता होगा, तभी वो ले सकता है। अब जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, जैसे वैलिड फॉर 5 years, जो सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेट मिलता है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। उसको रिन्यू किया जा सकता है एप्लीकेशन के थ्रू, है ना, एप्लीकेशन देंगे तो रिन्यूअल सरकार करती है, अगर सरकार को जेन्युइन लगता है तो, ठीक है ना। दूसरा, अलाउस रिसीप्ट्स ऑफ मल्टीपल फॉरेन डोनेशन। इसके थ्रू क्या होता है कि मल्टीपल जो फॉरेन डोनेशन है वो प्राप्त कर सकता है वो एनजीओ। अब यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट टू पीरियडिक कंप्लाइंसेस। जो पीरियडिक कंप्लाइंसेस रहते हैं, जैसे सरकार ने 2020 में कुछ एक्ट में संशोधन किया, अब 2026 में कुछ, है ना, अदर तरीके के से प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे, तो उनको क्या है कि वो पीरियडिक कंप्लाइंसेस जो रहते हैं वो भी उनको देखना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है भाई, सीधा सा है। यहाँ पे दूसरा मैकेनिज्म है प्रायर परमिशन। सपोज दैट किसी एनजीओ को अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन कोई ऐसा डोनेटर है ना, कोई फिलैंथ्रोपिक मैन है जो डोनेट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो केंद्र सरकार से प्रायर परमिशन ले लेता है। ठीक है, बोले सर हाँ, सरकार हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है अभी, हम जल्दी से एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन कर लें। जल्दी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, 203 साल 4 साल आपको दिखाना पड़ता है आप काम कर रहे हैं, तब जनरली ये प्रावधान है कि 3 साल से 4 साल आपने काम किया है तभी आपका रजिस्ट्रेशन सरकार अलाउ करती है, आप तभी रजिस्टर हो सकते हैं। आपको सरकार को पूरा प्रूफ देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने एनजीओ बनाया आज और कल ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सपोज दैट इसी बीच में किसी व्यक्ति का एनजीओ चल रहा है और वो अच्छे से काम कर रहा है चाइल्ड वेलफेयर के लिए, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, केंद्र सरकार से प्रायर परमिशन लेता है। अब यहाँ पर वो बताएगा कि एक स्पेसिफिक डोनर है, उनका नाम बताएगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट देना चाहते हैं, सपोज $10 million देना चाहते हैं, एक ये हमारा डिफाइंड प्रोजेक्ट है इसके लिए, और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं सरकार को, तब सरकार क्या करेगी, हाँ आपको यस बोल देगी, हाँ ठीक है इट्स ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको यस को, तो ये क्या होता है जनरली जो न्यूली स्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि दो तरीके से, एक तो है एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के थ्रू, दूसरा है सरकार से प्रायर परमिशन के माध्यम से आप ये डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं।
अब यहाँ पर कुछ डेटा है वो भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट यहाँ पे। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया भी है आकर कि भारत में अभी जो 13,500 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, जो 2019 से लेके 2022 तक यानी 2019 से लेके 2022 तक इन 13,500 जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको 55,741 करोड़, मोर देन 50,000 करोड़ अभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है इनको। यानी 13,000 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन 55,000 से ज़्यादा मिला है 2019 से 2022 के बीच में। अब ये डेटा है। अभी यहाँ पर देखेंगे जुलाई का जो डेटा है 2026 का, यहाँ पर अभी एक्टिव एफसीआरए रजिस्ट्रेशन भारत में कितने हैं? 14,449, यानी लगभग हम देखेंगे 14,500 यहाँ पे एफसीआरए रजिस्ट्रेशन देखने को मिलते हैं। अब इससे पहले सरकार ने क्या किया कि ऐसे बहुत सारे फर्जी एनजीओ चल रहे थे, बहुत सारे ऐसे फर्जी मतलब ट्रस्ट चल रहे थे भारत में, जिनको भारत से फंड मिल रहा था। ऐसे 22,000 से ज़्यादा ऐसे एनजीओ जिनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल कर दिया गया है। और 15,000 से ज़्यादा एक्सपायर्ड हो चुके हैं इनके, यानी उन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई ही नहीं किया। तो लगभग आप देखेंगे 40,000 के समथिंग या 38 से 40,000 के समथिंग ऐसे एनजीओ ट्रस्ट थे हमारे देश में, जो कि फर्जी बाड़े पे चल रहे थे या उनको रिन्यूअल नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वो कैंसिल हो गए हैं। ठीक है ना। तो ये एक डेटा है जो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंडर एफसीआरए। एफसीआरए के अंतर्गत फॉरेन कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली है क्या? जो एफसीआरए एक्ट है 2010 का, ये डिफाइन करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मींस एनी डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स। दोनों एक मेन इम्पोर्टेंट है ये फॉरेन सोर्स। कोई भी डोनेशन, कोई भी डिलीवरी, कोई भी ट्रांसफ़र है जो कि किसी फॉरेन सोर्स से आया। फॉरेन सोर्स तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंडिया का व्यक्ति नहीं है, इंडियन सोर्स से नहीं आया है, बाकी किसी भी देश से आया है, चाहे यूएसए से आया हो, ब्रिटेन से आया, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कहीं से भी आया है, बट इंडिया से नहीं है। उसका सोर्स कौन है? देने वाला जो डोनेटर है वो कौन है? डिलीवरी करने वाला कौन है? जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कतर से ऑर्डर आया कि 1000 थाली जो है वो आपको क्या करना है, जंतर मंतर पर जाकर दें। तो ये सोर्स कौन था? यहाँ कतर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, ये फॉरेन सोर्स है। समझ में आ रहा है ना। तो ये डोनेशन है। अब देखिए, ये एक्ट रेगुलेट सच कंट्रीब्यूशन टू इंश्योर दैट द फॉरेन फंड्स डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट इंडिया सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी। यानी जो फॉरेन फंड है, इस एक्ट का जो उद्देश्य है ये इंश्योर करना, ऑब्जेक्टिव है कि ये इंश्योर करना कि जो फॉरेन फंड है वो एडवर्सली भारत की सोवरेनिटी को जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक बहुत सारे ऐसा है ना कि सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाने लगे हैं, तो वो क्या करते हैं, साख गिराने की कोशिश करते हैं, पार्लियामेंट पे उंगली उठाने लगे हैं। और सबसे जो मेन टारगेट रहता है हमारी जुडिशरी, उसको टारगेट करना चालू कर दें। ठीक है ना। अच्छा, अभी इस जो प्रोटेस्ट चल रहा था इसके अंतर्गत हमारी जुडिशरी को भी टारगेट करने की कोशिश की गई कि न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस उन्होंने डिनाई कर दिया, देखने से मना कर दिया वीडियो, हमारे पास इतना टाइम नहीं। ये क्या करता है कि टारगेट करते हैं जिससे हमारी रेपुटेशन जो है, इस्टेब्लिश्ड रेपुटेशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की, उसको क्या होता है, इससे क्या होता है, लगे जो लोगों का ट्रस्ट है इंस्टीट्यूशन में, वो क्या है, कहीं ना कहीं डिग्रेड करने लगे, ख़त्म होने लगे, तो अनार्की पैदा होती है। समझ में आ रहा है। इसीलिए ये भी एक काम रहता है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अभी हम देखें, ये फनल है, सपोज दैट इस फनल में हम लोग देखेंगे, ये फनल है, यहाँ पर हमने क्या किया, रो ग्लोबल इनपुट्स डाले यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे इनपुट्स हैं जो आउटपुट बन के एफसीआरए के अंतर्गत सब्जेक्ट टू एफसीआरए हैं, मतलब एफसीआरए के अंतर्गत उनको गुजरना पड़ता है, एफसीआरए के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एफसीआरए के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स गिफ्टेड, जो गिफ्टेड आर्टिकल्स हैं। अब पर्सनल यूज़ लिमिट हम इसको देखेंगे यहाँ पर अभी डिटेल में। करेंसी, इंडियन फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स, ये भी करेंसी भी याद रखना है। आर्टिकल्स, गिफ्टेड आर्टिकल्स हैं जो है फॉरेन सिक्योरिटीज़ जैसे शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। यहाँ पर जनरेटेड इनकम है ना, इंटरेस्ट अर्न इनकम फ्रॉम एसेट्स क्रिएटेड बाय फॉरेन फंड्स, यानी जनरेटेड इनकम है जो कि फॉरेन फंड से अर्न है बेसिकली, है ना, उसी से क्रिएट हुई है वो। और इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं, ये सब चीज़ें।
और यहाँ पर देखेंगे कि ये एफसीआरए के अंतर्गत कौन-कौन नहीं आता है, एग्ज़म्पशन क्या-क्या है, कमर्शियल पेमेंट फॉर गुड्स एंड ट्रेड, फीस फॉर सर्विस रेंडर्ड इन ऑर्डिनरी बिज़नेसेस एंड एजुकेशनल फीस फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। अब इसको इसको ऐसे समझते हैं यहाँ पर, एज़ पर सेक्शन 2 1 सब क्लॉज एच ऑफ द एफसीआरए 2010, फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ एनी आर्टिकल्स। देखिए यहाँ पर डोनेशन होगा, डिलीवरी होगी और ट्रांसफर होगा एनी आर्टिकल्स। जैसे इसको देखते हैं, एनी आर्टिकल्स गिफ्टेड बाय फॉरेन सोर्सेज इज कंसिडर्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल इसका देखें, मेडिकल इक्विपमेंट है, कंप्यूटर्स हैं, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बुक्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये सभी के सभी जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट कि किसी ने राहुल गांधी को मर्सिडीज गिफ्ट करी, है ना, तो ये क्या हो गई, आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं, डोनेशन के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखने का है कि हाउ गिफ्ट्स फॉर पर्सनल यूज बिलो द प्रिस्क्राइब्ड मॉनेटरी लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड। यानी ऐसी कोई गिफ्ट जो पर्सनल यूज के लिए है और प्रिस्क्राइब्ड मॉनेटरी लिमिट्स को वायलेट नहीं करती, मतलब प्रिस्क्राइब्ड जो मॉनेटरी लिमिट है उससे कम की। सपोज दैट, ऐसा समझते हैं ऐसे कि किसी व्यक्ति ने राहुल गांधी को 50,000 की कोई वॉच यहाँ पे मतलब गिफ्ट की, तो सरकार ने ये अनुमति दे रखी है कि 50,000 से नीचे की कोई जो गिफ्ट किसी को, व्यक्ति को, इंडिविजुअल को मिलती है किसी फॉरेन सोर्स से, तो हम ये इसमें एफसीआरए के अंतर्गत कवर नहीं होते। लेकिन कोई वही वॉच, रोलेक्स की वॉच अगर उनको गिफ्ट करता है 3 लाख की, 4 लाख रुपए की, तो वो फॉर किसके अंदर, एफसीआरए के अंतर्गत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड मॉनेटरी लिमिट जो है उसकी उससे ज़्यादा है, जो सरकार ने यहाँ पे एक लिमिट लगा रखी है उससे ज़्यादा है। होप्सो कि ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। यहाँ पर हम बात करते हैं करेंसी कॉन्ट्रीब्यूशंस। जैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंक्लूड्स करेंसी, इंडियन करेंसी, फॉरेन करेंसी हो, बैंक ट्रांसफर्स, ऑनलाइन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंसेस, ऑल्सो इंक्लूड मनी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, ये सब चीज़ें आती हैं। यानी भीम के द्वारा, पे के द्वारा, यूपीआई के द्वारा और फोन पे के द्वारा, गूगल पे के द्वारा, कोई भी इंडियन करेंसी को भी, इवन भारतीय करेंसी को भी कोई फॉरेनर व्यक्ति है जो डोनेट करता है, तो यहाँ पर मेनली हम क्या देखते हैं, द सोर्स नॉट द करेंसी इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर। हम सोर्स देखते हैं कि इसका सोर्स कौन है, डोनेट करने वाला व्यक्ति कौन है। यहाँ पे करेंसी नहीं देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर सोर्स देखते हैं जनरली। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख ट्रांसफर्ड बाय फॉरेन डोनेशन इज ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, सपोज किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपये ट्रांसफर किए किसी एनजीओ को, तो हम बोलते हैं इसको ये फॉरेन डोनेशन है, ठीक है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन है इसको। अब यहाँ पे देखते हैं फॉरेन सिक्योरिटीज। जैसे कि अमेरिकन कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे एलोन मस्क है, उनकी यहाँ पे शेयर्स होंगे, बॉन्ड हो या डिवेंचर, भारतीय किसी इंडस्ट्री के साथ, रिलायंस के साथ उनके शेयर होंगे, और उनका कल मन होए कि हमको ये अक्षय पात्रा जो एनजीओ है इसको अपना 10% शेयर इसको डोनेट कर देना है, ठीक है ना। तो शेयर्स हैं, बॉन्ड है, डिवेंचर्स हैं या अदर सिक्योरिटीज है जो कि फॉरेनर कोई व्यक्ति है उसने डोनेट कर दिया है, फॉरेन सोर्स से आए हैं, ऐसे भी ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी किस में आता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। अब इनकम जनरेटेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इनकम जनरेटेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब है, सपोज दैट कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन से किसी एनजीओ को पैसा मिला और उसने कोई एक मॉल या शॉपिंग मॉल बना के रख दिया, उससे उसको जो किराया आएगा वो भी इसके अंतर्गत, वो जो प्रॉपर्टी है, एसेट बना है वो तो है ही, लेकिन उससे जो किराया आ रहा है वो भी उसी से है ना, आएगा। दूसरा, सपोज दैट उसने जो बैंक में पैसा जमा किया फॉरेन कंट्रीब्यूशन के तहत या डोनेशन से उसको जो पैसा मिला और बैंक में उसने जमा किया, ठीक है ना, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी उसके अंतर्गत इंक्लूड होता है। तो इंटरेस्ट अर्नड ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इनकम जनरेटेड फ्रॉम एसेट्स क्रिएटेड यूजिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड सच इनकम इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो ये सभी के सभी ऐसे ट्रीट किया जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत, राइट नाउ। अब बात करते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है। इनडायरेक्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी इसके अंतर्गत इंक्लूड है। जैसे इफ अ पर्सन रिसीव्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अनदर पर्सन हु ओरिजिनली रिसीव्ड इट फ्रॉम फॉरेन सोर्स, जैसे व्यक्ति, जैसे ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने
जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया बी व्यक्ति से, और जो बी व्यक्ति है उसने जो ओरिजिनली ये जो कंट्रीब्यूशन था ये रिसीव्ड किया किसी फॉरेन सोर्स से, तो ये हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये भी ऐसा ट्रीट किया जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत। समझ में आ रहा है ना? ऐसा ऐसा कोई फॉरेन, जैसे एलोन मस्क ने किसी व्यक्ति को, ए पर्सन को डोनेशन दिया, और ए पर्सन से बी पर्सन ने जो डोनेशन लिया उससे उस पैसा ट्रांसफर, ये भी उसमें, तो इससे क्या होता है कि लिंक पता चल जाती है कि ये डोनेशन कहाँ कहाँ जा रहा है ये पैसा। तो इनडायरेक्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी इसके अंतर्गत होता है। कई बार क्या होता है कि जो एनजीओ है, मेन जो एनजीओ है, सपोज दैट अब उसको डोनेशन मिला सरकार वहाँ से, उसने क्या किया कि बी एनजीओ को, सी एनजीओ को, डी एनजीओ को, इनको भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत, बट इनडायरेक्ट है ये, है ना? अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम कि व्हाट इज अ फॉरेन सोर्स। अभी तक हमने देखा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है, अब हम बात करते हैं कि फॉरेन सोर्स क्या है। फॉरेन सोर्स में इनमें से कोई भी, जैसे फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड देयर एजेंसी, जैसे यूएसए है, यूएसए की जो गवर्नमेंट है और उसकी जो एजेंसीज हैं ये फंड करते रहते हैं जनरली, है ना? जब ये तख्ता पलट होता है किसी देश में तो ये क्या करते हैं, इलेक्शन के नाम पर, वेलफेयर के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर करते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान में देखने को मिलता है कि उन्होंने एड दिया, ग्रांट दिया, है ना, पाकिस्तान को, इसके लिए उसके लिए, ये सब चलता रहता है। इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, जैसे एलन मस्क की एप्पल है, ठीक है, ये सभी के सभी सॉफ्टवेयर वाले, है ना। मल्टीनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉरेन ट्रस्ट एंड फाउंडेशंस हैं, फॉरेन सिटीजन्स हैं, कंपनी सब इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन ट्रेड यूनियंस एंड एसोसिएशंस हैं। ये सभी के सभी क्या आती हैं? फॉरेन सोर्स के अंतर्गत आती हैं। यानी ऐसा कोई भी सेटअप जो कि भारतीय नहीं है ना, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक, राइट। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि व्हाट इज नॉट कंसीडर्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत कौन शामिल नहीं, किसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, एक्सक्लूड कौन कौन है? कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। कमर्शियल ट्रांजैक्शन क्या होता है? पेमेंट रिसीव्ड फॉर गुड्स एक्सपोर्टेड और सोल्ड अब्रॉड। यानी हमने गुड्स यहाँ से भेजी, भारत से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, जो एक्सपोर्ट किया, सपोज दैट एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाई की जो कंपनी है, वो अपनी मेडिसिन जाके यूएसए में बेचती है और उसका जो पेमेंट मिलता है, इसको बोलते हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शन, है ना। जो हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो अब इसी बात है उसका पेमेंट भी करेगा। जैसे हमने व्हीट एक्सपोर्ट किया, राइस एक्सपोर्ट किया, मेडिकल, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स एक्सपोर्ट किए, तो उसका क्या होगा? हमको पेमेंट मिलता है। जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड नहीं होते हैं, एक्सक्लूडेड रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ फीस फॉर सर्विसेज, जैसे कि एक आईटी कंपनी है और वो किसी बाहरी, जैसे देशों को क्या करती हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, ये क्या करेंगे तो इस पर चार्ज करते हैं, ऑब्वियस बात है, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो, ठीक है ना। एजुकेशनल फीस है, जैसे कि फॉरेन कोई स्टूडेंट है, कोई नेपाल से, श्रीलंका से या कई अन्य देशों से बहुत सारे स्टूडेंट भारत में आके पढ़ते हैं, तो जो फीस पे करते हैं ये भी एक्सक्लूडेड है, यानी इंक्लूड नहीं है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत। ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑलरेडी बात है हमने समझ ही लिया, यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स, कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो रहते हैं वो इसके अंतर्गत। अब यहाँ पे बात करते हैं हु कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन रिसीव कर सकता है? एनी पर्सन, अ पर्सन मे रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन इफ इट हैज डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सोसाइटी, कोई भी एनजीओ, कोई भी ट्रस्ट जिसका जो एक डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस या सोशल प्रोग्राम चलाता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति फॉरेन से फंड ले सकता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इट हैज़ ईदर ऑब्टेन्ड एफसीआरए रजिस्ट्रेशन और ऑब्टेन्ड प्रायर परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने ऑलरेडी बात की थी कि इसको क्या करना पड़ेगा, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर सरकार से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, तभी ये फंड रिसीव कर पाएगा। एंड इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। ये जो सेक्शन 3 है इस एक्ट का, इसके अंतर्गत प्रोहिबिटेड नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर हु कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 3 ऑफ एफसीआरए एक्ट।
जो एफसीआर एक्ट का सेक्शन 3 है, वो ये बताता है कि कौन-कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कौन-कौन हैं जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते भारत में। यहाँ पर देखें रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रिंग, ये जो रिंग है, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति हैं उनको फॉरेन फंड वो नहीं, जैसे यहाँ पर डॉलर है ना, पाउंड है, स्टर्लिंग पाउंड है, यूरो है, रुपीस है, ये सब देखें, लेकिन ये रिंग के अंतर्गत प्रवेश नहीं करते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो द फॉलोइंग पर्सन एंटिटीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जैसे कि यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट, जजेस, पीएसयू एम्प्लॉइज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, एमपी, एमएलएस, कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस, है ना। यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन जिनका नेचर पॉलिटिकल है, वो यहाँ प्रेस वाले जो व्यक्ति हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, मीडिया, करस्पॉन्डेंट, एडिटर्स, ऑनर्स, प्रिंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ मीडिया, ऑडिट, है ना, ऑडियो भी, और विजुअल, डिजिटल या करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम चलाते हैं, ये चूंकि डेमोक्रेसी के कोर पिलर हैं, ठीक है ना। अगर जजेस को सपोज दैट फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलने लग जाए और मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर अगर जजेस को मिलने लग जाए, तो क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना चालू हो जाएगी जुडिशरी हमारी। पॉलिटिशियंस को अगर सपोज दैट खुलेआम पैसा मिलना चालू हो जाए, तो हमारे तो पॉलिटिशियन हमारे देश के कुछ भी कर सकते हैं कई बार, है ना। तो ये सब इसीलिए रोका गया है, एमपी एमएलएस को कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। अब यहाँ पे कंप्लायंस प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पर एफसीआरए के अंतर्गत कि ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे डेजिग्नेटेड एफसीआरए बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी हम लोग यहाँ पर नीचे देखने वाले हैं। अब तो यहाँ पर देखेंगे हम इन डिटेल में कि कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, एनी पर्सन कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन कैन नॉट रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमको यहाँ पर कि जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। उसके जो ऑफिस बियरर हैं तो वो भी नहीं ले सकते हैं, यानी उससे जो यू नो जो लगे हुए लोग हैं, उससे रिलेटेड जो लोग हैं, जो इलेक्शन कैंपेन देख रहे हैं, जो उसके फंक्शनरीज हैं बेसिकली, वो भी नहीं ले सकते वहाँ पर। यहाँ पे दूसरा मीडिया एसोसिएटेड विद द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के करस्पॉन्डेंट हैं, कॉलमिनिस्ट हैं, हम देखें द हिंदू में कॉलमिनिस्ट है, द कार्टूनिस्ट हैं, एडिटर्स हैं, जो हैं ऑनर हैं, प्रिंटर हैं, पब्लिशर्स हैं, ये भी नहीं ले सकते। पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट में जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, स्टेट सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, वो जजेस हैं, पब्लिक सर्वेंट, है ना, ये भी है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कॉरपोरेशंस और बॉडीज, पीएसयूज के जो पर्सन्स हैं वो भी, है ना। ये सभी के सभी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर सच एज एमपीज, एमएलएस, एमएलसीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी जैसे, है ना, हम जो भी है, ऑफिस बियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस भी रहे ना, वो भी नहीं ले सकते। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, जो पॉलिटिकल नेचर के ऑर्गेनाइजेशन है ना, अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, एफसीआरए एक्ट के अंतर्गत, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नेचर पॉलिटिकल है, तो वो भी नहीं ले सकते। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये भी नहीं, जैसे ऑडियो और जो प्रोग्राम ऑडियो न्यूज़ चलाते हैं, है ना, ऑडियो विजुअल न्यूज़ चलाते हैं या करंट अफेयर्स जो प्रोग्राम चलाते हैं, वो भी नहीं ले सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन यहाँ पर। नेक्स्ट, पर्सन कनेक्टेड विद इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ मीडिया, करस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, ये भी है। और पर्सन स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड, यानी ऐसे व्यक्ति स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड हैं इसके अंतर्गत, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जिनका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है या उनको प्रोहिबिट किया गया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से रोका गया है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंप्लायंस रूल्स, ये फॉलो करने पड़ते हैं हर एक जिसको अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एफसीआरए मस्ट, यानी जो व्यक्ति एफसीआरए के अंतर्गत रजिस्टर्ड है ना, या जो एनजीओ रजिस्टर्ड है, उसको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला क्या है, यहाँ पर रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन ओनली इन द डेजिग्नेटेड एफसीआरए बैंक अकाउंट, एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट होगा, वहीं पर आप है ना जो है वहाँ पर सारा का सारा डोनेशन आपको आता है। तो जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है आप कहाँ रिसीव करेंगे, ओनली रजिस्टर्ड डेजिग्नेटेड एफसीआरए बैंक अकाउंट, और ये बैंक अकाउंट दिल्ली में एक एसबीआई का ब्रांच है, वहाँ पर ये अकाउंट खुल सकता है केवल पूरे भारत में। मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे यूज फंड ओनली फॉर द अप्रूव्ड ऑब्जेक्टिव्स, फाइल एनुअल रिटर्न्स विद द माइनॉरिटी ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पर माइनॉरिटी ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है
उसके साथ आपको क्या एनुअल जो रिटर्न्स हैं उसको फाइल करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। कंप्लाई विद द यूटिलाइजेशन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर द एक्ट रूल्स, यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए सिचुएशन एग्जांपल है, सिचुएशन दिया और यहाँ पे इट इज़ कंट्रीब्यूशन, जैसे कि डोनेशन फ्रॉम यूएस चैरिटी टू एन इंडियन एनजीओ, यस इसको हम बोलते हैं कि हाँ ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। ग्रांट फ्रॉम यूके फाउंडेशन, यस बिल्कुल। इंटरेस्ट अर्नड ऑन एफसीआरए फंड्स, बिल्कुल यस, है ना। पेमेंट फ्रॉम फॉरेन कस्टमर फॉर सर्विस, नो, ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अबाउट एफसीआरए बिल एक्सपेंडिंग स्टेट कंट्रोल ओवर सिविल सोसाइटीज़। ऐसा क्रिटिक्स का मानना है कि भाई ये क्या कर रहा है, स्टेट कंट्रोल बढ़ता जा रहा है सिविल सोसाइटीज़ के ऊपर, है ना। सरकार ने दायरा बढ़ा दिया। सरकार का कहना है कि भाई जो 2010 का जो एक्ट है ना, तो उसमें कुछ स्टैट्यूटरी यू नो इट इज़ स्टैट्यूटरी स्टेप टू क्लोज रेगुलेटरी गैप्स एंड प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, ये ज़रूरी है। इसमें कुछ रेगुलेटरी गैप दिखाई देते हैं और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन वहीं जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनका व्यू है, ऐसा मानना है कि ये स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म दैट एक्सपेंड्स एग्जीक्यूटिव पावर, अब उनके ऊपर थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखेंगे एक पैराडाइम शिफ्ट दिखाई देता है। 2010 का जो एक्ट है, 2010 का जो एक्ट है और 2026 में जो अमेंडमेंट बिल आया है उसमें कुछ पैराडाइम शिफ्ट दिखाई देगा आपको। यहाँ पर 2010 का जो एक्ट है ये फोकस करता है मेनली मॉनिटरिंग कैश फ्लो। कैश फ्लो को ये इसका फोकस था कि हमको मॉनिटर करना है कैश फ्लो जो रहता है वो बहुत ज़्यादा किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में ना हो, है ना। दूसरा ट्रैकिंग यूटिलाइजेशन एंड पेनलाइजिंग इंडिविजुअल बैड एक्टर्स फॉर फाइनेंशियल डेविएशंस, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके अलावा ये तो है ही कि कैश फ्लो वगैरह कंट्रोल करना ही है, बट अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो जो प्रॉपर्टी उसे बनी है फॉरेन फंड से वो भी गवर्नमेंट अब क्या कर लेगी, एक्वायर कर लेगी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चली जाएगी वो। तो यहाँ पे आपको पावर, बहुत ज़्यादा पावर शिफ्टिंग दिखाई देगा, पैराडाइम शिफ्ट दिखाई देता है। इसको ऐसे समझते हैं यहाँ पर हम लोग इसके माध्यम से। ये है देखिए 2010 का जो जो हमारा प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है उसका, उसमें क्या है, प्राइमरी फोकस था कैश फ्लो मॉनिटरिंग एंड यूटिलाइजेशन लिमिट। यहाँ पे हार्ड एसेट कंट्रोल एंड प्रोविजनल एंड परमानेंट वेस्टिंग दिखाई देती है। यहाँ पे प्रोविजनल एंड परमानेंट वेस्टिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर अभी बात करेंगे कि ये क्या होता है, राइट। यहाँ पर दूसरा है इन्वेस्टिगेटिव पावर। यहाँ पर स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसीज ऑपरेट विद इन रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। यहाँ पर एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन सेक्शन 43 रिक्वायर्स प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर ए स्टेट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेटिव जो पावर है यहाँ पे स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसीज के दोनों के, वो अपने अपने रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन में देखने को मिलता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन देखने को। यहाँ पे एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन देखने, सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अगर स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना है तो यहाँ पे केंद्र सरकार से उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एसेट फेट। एसेट फेट के बारे में, ऑन कैंसिलेशन एसेट रिमेन्स प्राइवेटली हेल्ड बट फ्रोजन। अब देखिए यहाँ पर एसेट जो रहता था वो प्राइवेट ही रहता था। अगर कोई एसेट बनाए फॉरेन कंट्रीब्यूशन से तो वो प्राइवेट व्यक्ति है तो प्राइवेट व्यक्ति पर तो फ्रोजन कर दिया जाता था। यहाँ पे क्या किया सरकार ने, मेजर चेंजेस लेकर आए। यहाँ पे ट्रांसफर टू गवर्नमेंट बॉडीज प्रोसीड क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और बाद में ये गवर्नमेंट से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, यानी गवर्नमेंट भारत सरकार का जो फंड है यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लाइबिलिटी स्कोप देखें अगर, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल लाइबिलिटी फॉर एंटिटी लेवल कंप्लाइंस देखते हैं। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एसच जो लाइबिलिटी है तो उतना ज़्यादा सरकार ने नहीं रखी थी, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, पर्सनल लाइबिलिटी यहाँ पे फिक्स कर दी गई। जो डायरेक्टर्स हैं, ट्रस्टीज़ हैं, जो फंक्शनरीज हैं, उनकी पर्सनल लाइबिलिटीज़ यहाँ पे फिक्स की गई इसके माध्यम से। हम देखेंगे अभी नीचे यहाँ पर पेनल्टीज देखें तो मैक्सिमम 5 इयर्स इम्प्रिजनमेंट फॉर वायलेशन, यहाँ पे मैक्सिमम 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट दिखाई देता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं अब नाउ व्हाट डज द 2026 अमेंडमेंट बिल प्रपोजेस, क्या प्रपोज करता है। सबसे पहले जो की फीचर है इसका, एक्सपेंडेड ग्राउंड्स फॉर सेसेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी
एक्सटेंडेड ग्राउंड फॉर सेसेशन, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं। रजिस्ट्रेशन विल बी डीम्ड टू हैव सीज्ड इफ रिन्यूएबल इज नॉट अप्लाइड फॉर, डिनाइड और नॉट ऑब्टेन्ड बिफोर एक्सपायरी। रजिस्ट्रेशन कोड यहाँ पर सीज्ड माना जाएगा अगर उसने रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया है, सरकार ने डिनाई कर दिया है, और ऑब्टेंड बिफोर एक्सपायरी, नॉट ऑब्टेंड बिफोर एक्सपायरी, एक्सपायर होने से पहले उसने ऑब्टेंड नहीं किया। इसको ऐसा समझते हैं, एग्जांपल सपोज एन एनजीओ है कोई, रिसीव फॉरेन फंड्स अंडर द एफसीआरए, है ना, कोई एनजीओ है जो कि एफसीआरए के अंतर्गत फॉरेन फंड रिसीव करता है। तो पहले क्या हुआ, अर्लियर रजिस्ट्रेशन कोड बी कैंसिल्ड ओनली फॉर मेजर वायलेशन। यहाँ पर जो ये क्या है, ग्राउंड एक्सपेंडेड ग्राउंड फॉर सेसेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसकी बात हम कर रहे हैं। पहले जो रजिस्ट्रेशन था वो कुछ मेजर वायलेशन के आधार पर ही कैंसिल होता था। अब क्या किया, एनजीओ अगर कोई न्यूली एडेड जो कंडीशंस हैं, सपोज दैट मिसयूज ऑफ फंड है, नॉन कंप्लायंस विद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट और एक्टिविटीज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, इन आधार पर भी आपका लाइसेंस है जो कैंसिल कर दिया जाएगा। एक्सपेंडेड ग्राउंड्स मतलब मोर रीजंस फॉर कैंसिलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखने को आपको ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम कि जो प्रोविजन है यहाँ पे, जो इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स, लाइक इट डज नॉट अप्लाई फॉर रिन्यूअल बिफोर द रजिस्ट्रेशन एक्सपायर्स, द गवर्नमेंट रिजेक्ट्स डिनाइज द रिन्यूअल एप्लीकेशन एंड द रिन्यूअल इज नॉट अप्रूव्ड बिफोर द एक्सपायरी डेट। In all these cases क्या होगा, the registration is deemed to have ceased, meaning it is automatically treated as no longer valid even without a separate cancellation order। आपको यहाँ पर याद रखना है कि उसका रजिस्ट्रेशन ऐसा माना जाएगा कि ऑटोमेटिकली जो है ना इनवैलिड हो जाएगा, नो लॉन्गर वैलिड, है ना, इनवैलिड हो जाएगा तीनों कंडीशन में, है ना। तो यहाँ पे अलग से सेपरेट कैंसिलेशन ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में यहाँ पे ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का ग्राउंड बनता है कि अगर आपने रिन्यूएबल के लिए अप्लाई नहीं किया है, डिनाई कर दिया है सरकार ने, और आपने एक्सपायर होने से पहले, जैसे 5 साल रहता है ना, 5 साल से पहले अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है ऑब्टेन नहीं किया, प्राप्त नहीं किया है, तो अब एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर फीचर जोड़ा गया है, वो है क्रिएशन ऑफ अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। यहाँ पे एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को क्रिएट किया गया है। सुपरविजन एंड मैनेजमेंट टेक्स टेम्पररी पोजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड एसेट इंक्लूडिंग पार्सली फंडेड फॉरेन फंडेड एसेट्स व्हेन रजिस्ट्रेशन सीज। जब रजिस्ट्रेशन सीज हो जाए आपका, ठीक है, तब ये क्या करेगी, टेम्पररी बेसिस पर ये उस एसेट को, उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उससे बने हुए एसेट को ये क्या कर लेगा, फ्रीज कर लेगा, अपने कब्जे में ले लेगा। ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस किया गया है प्रोविज़न है। तो उसको सुपरविज़न और मैनेजमेंट कौन करेगा, यानी ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सीज हो जाता है उस केस में ये टेम्पररी पोजीशन इसके हाथ में आ जाएगा, किसका, फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एसेट। अब ये जो एनजीओ वाले हैं, जो है ना ऑफिस बियरर हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं रहने वाला, जो कि 2010 के एक्ट में कुछ ढील थी। यहाँ पे देख, एसेट डिस्पोजल, empowered to transfer permanently vested assets to government bodies or liquidate them फॉर द कंसोलिडेटेड फंड। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफर परमानेंटली वेस्टेड एसेट जो है ये एम्पावर्ड है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है इसको ये सेल आउट कर सकते हैं या बेच सकते हैं, और ये अंतर्गत तो कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यहाँ पर चला जाएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ अ कैरेक्टर देखें तो यहाँ पे एक और चीज़ है, जो रिलीजियस कैरेक्टर है किसी इंस्टीट्यूशन का, जैसे कि कोई चर्च है, मॉस्क है, टेम्पल है, तो वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है वो इस अथॉरिटी के हाथ में आ जाएगा, है ना। वो जिसको चाहेंगे उसको वहाँ पे उसका केयर टेकर बना देंगे। यहाँ पर ये एपेलेट पाथवे। अब बात आती है कि इस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के जो ऑर्डर्स हैं, जो एक्शंस हैं, इनके विरुद्ध अपील कहाँ कर सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास, यहाँ पर फाइल्ड विद इन अ स्ट्रिक्ट 90 डेज विंडोज, है ना। तो एक्शन आर सब्जेक्ट टू अपील बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज बट मस्ट बी फाइल्ड विद इन अ स्ट्रिक्ट 90 डेज विंडोज। ये यहाँ पर देखा जाता है, देखने को मिलता है। अब देखिए द एसेट लाइफ साइकिल पाइपलाइन फ्रॉम सिविल सोसाइटी टू द स्टेट, कैसे ये बनती है, एक सिविल सोसाइटी से एक स्टेट की तरफ कैसे जाती है। हमने देखा स्टेप 1 द ट्रिगर, सेक्शन 14
बी है यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन सीज ऑटोमेटिकली इफ रिन्यूअल इज नॉट अप्लाइड और डिनाइड और डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉकिंग। यहाँ पर अगर रजिस्ट्रेशन सीज हो जाता है, पहला स्टेप यहाँ पे ये बनता है, जैसे सपोज ये हॉस्पिटल है जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बना है ना, ये एसेट बन गया। अब इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है। स्टेप 2 में क्या होगा, सेक्शन 60, एसेट हॉली और पार्सली फॉरेन फंडेड आर टेम्परली सीज्ड बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर मैनेजमेंट विदाउट प्रायर जुडिशियल रिव्यू। देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ मतलब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सॉरी सीज होता है, यानी आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया या सरकार ने डिनाई कर दिया, या यहाँ पर डिले हो जाता है और समय से पहले आपने ऑप्ट इन नहीं कर पाया, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन सीज हो जाता है। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब ये एसेट, इससे बना हुआ जो एसेट है फॉली और है ना, हॉली और पार्सली फंडेड आर टेम्परली सीज्ड बाय द डेजिग्नेटेड, जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इसको क्या करेगी, टेम्परली सीज कर लेगी। और यहाँ पर एक चीज़ है, इसका जो मैनेजमेंट है फिर वो देखेगी इस हॉस्पिटल का पूरा मैनेजमेंट। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के लिए जो है अलाउ नहीं किया गया है जुडिशरी को कि जुडिशियल रिव्यू होगा पहले इसका। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सक्सेसफुली सिक्योर अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड टू रिक्लेम यूटिलाइज्ड अनयूटिलाइज्ड एसेट। अब यहाँ पर ये इसका जो मालिक होगा, जो एनजीओ होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको सक्सेसफुली फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या रिन्यूअल कराना पड़ेगा एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के तहत, यानी 2 महीने का टाइम दिया जाता है आपको, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए या इसको रिन्यू करा लीजिए, तभी आपको ये प्रॉपर्टी अनयूज्ड जो अनयूटिलाइज्ड एसेट है जो आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, फिर फोर्थ स्टेज आती है यहाँ पर, इफ रिस्टोरेशन फॉल्स of the entity is deemed defunct, the temporary hold becomes permanent। अब अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वो फेल कर जाता है, तो क्या होगा, अब ये जो सीज्ड है ये परमानेंट बन जाती है यहाँ पर। और ये फिर फिफ्थ जो स्टेट है क्या होगा, एसेट इज ऑक्शनड एंड और एब्जॉर्ब्ड एंड प्रोसीड्स आर बाय टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ऑक्शन होगी, ये हॉस्पिटल को बेचा जाएगा और इसका जो पैसा होगा जो भारत सरकार का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें चला जाएगा। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुई होगी यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जैसे कि हमने देखा यहाँ पर सेक्शन 16A एसेट वेस्टिंग फनल, आपको रजिस्ट्रेशन सीज होगा, प्रोविजनल वेस्टिंग होगी, रजिस्ट्रेशन विंडो है, परमानेंट वेस्टिंग, यानी पहले रजिस्ट्रेशन सीज हो जाएगा, है ना, फिर प्रोविजनल वेस्टिंग हो, प्रोविजनल वेस्टिंग में तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एसेट्स इवन दोज ओनली पार्सली फंडेड फॉरेन एसेट्स आर टेम्पररी सीज्ड कर दिए जाए, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इसको मैनेज करेगी, तो को बोलते हैं प्रोविजनल वेस्टिंग, है ना, टेम्पररी सीजिंग बेसिकली, ठीक है। और उनको मौका दिया जाता है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और यहाँ पे फिर आता है रिस्टोरेशन विंडो, देखो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सक्सेसफुली सिक्योर फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल रिस्टोरेशन विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड टू रिक्लेम। ये नहीं होता है तो फिर परमानेंट वेस्टिंग दिखाई देगी, और फिर इसका लिक्विडेशन एंड कंसोलिडेशन जो हमने ऊपर देखा समझा उसी को हम ऐसे समझते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा एक फनल दिखाई देगा ऐसा है। तो हमने देखा कि प्रोविजनल वेस्टिंग ऑफ एसेट मतलब टेम्पररी यहाँ पर एसेट को क्या करते हैं, सीज कर लिया जाता है टेम्पररी बेसिस पे। फिर इसको रिस्टोरेशन मैकेनिज्म, परमानेंट वेस्टिंग एसेट्स है ना, यूज ऑफ एसेट फॉर पब्लिक, और बाद में उसको क्या होता है, पब्लिक पर्पज के लिए उस एसेट को यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर डिफाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ की फंक्शनरीज, इस एक्ट के अंतर्गत ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो की फंक्शनरीज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि की फंक्शनरीज में कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम देखें जो ऑफिस बियरर हैं सोसाइटीज़ के, ट्रस्ट के, या अदर पर्सन जो मैनेजिंग काम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, है ना, जो डायरेक्टर्स हैं वो सभी के सभी, है ना, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर तय की गई है। आप यहाँ पर देखेंगे ये देखिए entity defunct status under the 2026, if an organization become defunct the organizational shield no longer protect its leadership, ठीक है ना। अगर यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन डिफंक्ट कर जाता है मतलब वो फंक्शन में नहीं है, तो उनको ये सरकार को सूचित करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना होता है कि हमारा जो एनजीओ है अब वो फंक्शन में नहीं है, काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो लॉ एक्सप्लिसिटली टारगेट कंपनीज डायरेक्टर्स ट्रस्टीज स्ट्रेटेजीज पार्टनर्स ऑफिस बियरर फॉर सोसाइटी एंड ट्रस्ट, ठीक है ना। इनकी जिम्मेदारी है, इन सबको बताना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं करते हैं
these individuals hold personal responsibility to inform the government or defunct status. Failure to comply exposes them directly to legal risk and triggers the permanent vesting. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, उनका परमानेंट उनका जो संपत्ति एसेट है उसको सीज कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा, वो सरकार के पास चली जाएगी। यहाँ पे हमने ऊपर देखा था राइट टू अपील, अगर हम बात करें तो राइट टू अपील कहाँ कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के पास विद इन 90 डेज। गवर्नमेंट एग्जाम्शन पर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एग्जाम्शन प्रोवाइड कर देती है तो देन सो के फाइन कुछ टाइम दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे ब्रॉड एंड प्रोहिबिशन ऑन फॉरेन फंडिंग, यहाँ पे न्यूज़ पब्लिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ करंट अफेयर्स, ये सब भी इसके अंतर्गत लाए गए हैं अभी, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। पहले यहाँ पर जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट था वायलेशन करने के ऊपर, वो 5 ईयर्स था, इसको 1 ईयर कर दिया गया है और फाइन तो अभी भी रखा है, ठीक है ना। दूसरा है यहाँ पर प्रायर सेंट्रल अप्रूवल फॉर इन्वेस्टिगेशन। हमने ऊपर बात की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पर कवरेज ऑफ पार्शली फॉरेन फंडेड एसेट, इस एक्ट के अंतर्गत जो पार्शली फंडेड जो एसेट था बेसिकली, उसको भी फॉरेन फंडेड था, इसको भी इसके अंतर्गत लाया गया है। एनहेंस सेंट्रल ओवरसाइट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ओवरसाइट बढ़ा दिया गया। अब देखिए बात करते हैं नीड फॉर सेफगार्ड्स, प्रोटेक्टिंग सिविल सोसाइटी फ्रॉम प्रोसीजरल रेड टैप। अब जो प्रोसीजरल रेड टैप है उससे जो सिविल सोसाइटी उनको बचाने की जरूरत, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फेयर सेफगार्ड आर नीडेड टू डिलेड पेपर वर्क और डिपेंडिंग रिन्यूअल्स डू नॉट ऑटोमेटिकली क्रिपल एनजीओ विदाउट प्रूवन रॉन्ग। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और पेपर डिलेड की वजह से या पेंडिंग जो रिन्यूअल्स है उनकी वजह से है ना, ऑटोमेटिकल जो क्रिपल होता है उससे उनको बचाने की ज़रूरत है, सेफ गार्ड की ज़रूरत है, ठीक है ना। जैसे आर्टिकल यहाँ पर सेक्शन 14B अलाउस ऑटोमेटिक सेसेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग पेंडिंग रिन्यूअल्स रिस्किंग ऑपरेशन पैरालिसिस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेस हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिले भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस आर्टिकल 19 है ना, तो ये भी दिखा है। तो यहाँ पे हम ऐसा लोगों का कहना है कि ये वायलेटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन, इसका ये वायलेशन कर सकता है यहाँ पे। दूसरा है राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सेक्शन 16A परमिट्स द प्रोविजनल वेस्टिंग एंड फिजिकल सीजर ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनल एसेट बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विदाउट रिक्वायरिंग प्रायर इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू, यानी प्रायर जुडिशियल इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू के बिना ही यहाँ पर क्या है, प्रोविजनल वेस्टिंग की बात की जाती है, फिजिकल सीजर की बात की जाती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है ना। और वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ठीक, ये भी है। यहाँ पर ऑटोमेटिक सेसेशन दिखाई देता है यहाँ पर। तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका वायलेशन दिखाई देता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इनको भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने देखा यहाँ इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ ग्रास रूट वेलफेयर डिलीवरी, इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ग्रास रूट वेलफेयर डिलीवरी है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, ब्रेक ना हो। जैसे बहुत सारे ऐसे एनजीओस हैं जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के लिए काम करते हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन ड्राइव चलाते हैं, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करते हैं। उनका जो फंडिंग है वो कंटिन्यू बेसिस पर रहे, कि कोई ऐसा ना हो कि टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से वेलफेयर डिलीवरी जो है उनकी रुक जाए, है ना, रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है यहाँ पर सरकार को। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फंडिंग सर्टेनिटी फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स रहते हैं उन पे फंडिंग सर्टेनिटी को थोड़ा सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। एनपीए जो एनजीओ है ना, उनको इसमें थोड़ा सा लेग्सिटी लाने की ज़रूरत है एनजीओ के रिगार्डिंग। एब्सेंस ऑफ फिक्स्ड अप्रूवल टाइमलाइंस क्रिएट अनसर्टेनिटी फॉर प्रोजेक्ट डिपेंडेंट ऑन सस्टेन फॉरेन फंडिंग। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स रहते हैं जहाँ पर सस्टेन फॉरेन फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो डिपेंड करते हैं फॉरेन फंडिंग पर टोटली। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना। सील्डिंग माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम आर्बिट्ररी इंक्वायरीज, जो माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आर्बिट्ररी इंक्वायरी से सील्ड प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। सिलेक्टिव स्क्रूटनी नहीं होना चाहिए माइनॉरिटी रन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की, जैसे thousands of mission schools, hospitals and orphanages may face a risk of excessive regulatory interventions। तो यहाँ पर जो बहुत सारी मिशनरी स्कूल चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, ऑर्फनेज, तो इनको ये जो एक्सेसिव रेगुलेटरी इंटरवेंशन है वो रिस्क फेस कर सकते हैं। प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी राइट एंड ड्यू प्रोसेस,
ये इसकी ज़रूरत है। अब यहाँ पे की इनिशिएटिव एंड प्री एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, ऑलरेडी हम लोगों ने बात की थी 1976 में इमरजेंसी बेसलाइन, फिर कंसोलिडेटेड, इस एक्ट को कंसोलिडेट किया 2010 में, फिर इट स्ट्रिंजेंट 2020 अमेंडमेंट्स। यहाँ पे कुछ और यहाँ पे क्या किया गया था 2020 में, अमेंडमेंट्स रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर लिमिट्स एंड इम्पोज स्ट्रिक्टर कंट्रोल एंड फंड यूटिलाइजेशन। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है इसका लिमिट कर दी गई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि सपोज दैट 100 रुपये मिला किसी एनजीओ को, और उनके जो ऑफिस बियरर है ना, स्टाफ है, उनको पैसा वैसा दे दबा के और वो 80% उन्होंने ख़त्म कर दिया, 20% ही बचा जिस पर्पज़ के लिए। ऐसा नहीं, सरकार ने कहा नहीं, अभी आप केवल 30 से 40% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में खर्चा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट कंट्रोल और लगाएगा क्या यहाँ पे कि फंड यूटिलाइजेशन केवल उसी में कर सकते हैं जिस मद के लिए आपने फंड लिया है। अब यहाँ पे एमएच डिजिटल बोर्ड बनाया गया है, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये ट्रैक करता है रजिस्ट्रेशन को, एनुअल फाइलिंग्स को, कंप्लायंस रिकॉर्ड्स एंड कैंसिलेशन अपडेट को एनजीओस के, ये यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे राइट दिखाई देगा। मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो अब यहाँ दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो 2026 का बिल है कि यहाँ पे डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को वाइड पावर्स ग्रांटेड किए गए हैं सरकार के द्वारा। वो किसी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, उनको परमानेंटली और टेम्पररी बेसिस पे, यहाँ पे ना उसका मैनेजमेंट अरेंजमेंट देखेगा वो। लिक्विडेशन प्राइवेट एसेट इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये देखने को मिलता है यहाँ पे, जो यानी प्राइवेट एसेट है अब उसका लिक्विडेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर वो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और उसको क्लेम नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव पब्लिक इंटरेस्ट स्टैंडर्ड दिखाई देता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है सब्जेक्टिव है यहाँ पर, तो ये चीज़ देखना है। तो इससे क्या होगा, जो ट्राइबल राइट्स, इन्वायरमेंटल और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कुड फेस एक्शन अंडर बेग इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो ट्राइबल राइट्स है, इन्वायरमेंटल या ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ इस इंटरप्रिटेशन की वजह से, बैग इंटरप्रिटेशन की वजह से यहाँ पे एक्शन फेस कर सकते हैं। ये पब्लिक इंटरेस्ट में, सपोज दैट कोई एनजीओ है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, दूसरे को लगता है ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो इस पर क्या करेगा, उसके आर्बिट्ररी एक्शन से लिया जा सकता है, आर्बिट्ररी तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है ना। यहाँ पे ब्रॉडेंड पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ ऑफिस बियरर्स, ऑफिस बियरर के लिए यहाँ पर जो पर्सनल लाइबिलिटी है वो उसको बढ़ा दिया गया है यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डिबेट देखती है, सरकार का कहना क्या है, सरकार का क्या जस्टिफिकेशन है, प्लगिंग लूप होल्स। जो लूप होल्स हैं हम सरकार वो अब उनको भरने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है एनजीओस के द्वारा, है ना। जो सेल एनजीओस हैं, सेल एनजीओस ऐसे एनजीओस हैं जो कि फर्जीवाड़े तरीके से चलाए जाते हैं, उनको यहाँ से एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। ये देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा पैदा करते हैं, इसलिए। दूसरा यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का एक इशू है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सिविल सोसाइटी का जो कंसर्न है वो है कि रेड टैप पैरालिसिस दिखाई देता है ना, क्रिपल एनजीओ ऑपरेशन विदाउट एनी प्रूवन रॉन्ग डूइंग, ऐसा हो सकता है। चिलिंग इफेक्ट दिखाई देता है, एक्सपेंडेड पर्सनल लाइबिलिटी फॉर ट्रस्टीज एंड ब्रॉड जो बोर्ड मेंबर्स हैं, डिटर्स सिविल पार्टिसिपेशन इन लीडरशिप, है ना। सिलेक्टिव स्क्रूटनी दिखाई देती है, ये सब चीज़ें हैं। वे फॉरवर्ड में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 4 से 5 चीज़ें हमको यहाँ याद रखना है। एक है स्टैट्यूटरी टाइमलाइन, मैंडेट स्ट्रिक्ट 90 डेज विंडो फॉर प्रोसेसिंग रिन्यूएबल्स टू इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव डिले डू नॉट ट्रिगर ऑटोमेटिक ऑपरेशन सेसेशन। यहाँ पे एक 90 डेज का विंडो में जो है मैंडेट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, है ना, थोड़ा सा लेग्जिटी लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि 5 ईयर हो गए और रिन्यूअल नहीं हो पाया, उसने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है और बट वो रिन्यूअल नहीं हो पाया, तो 90 डेज़ का विंडो दिया जाना चाहिए। दूसरा है प्रीएम्प्टिव जुडिशियल रिव्यू, प्रीएम्प्टिव जुडिशियल रिव्यू, यानी जब भी किसी ऐसे संस्था का जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट है, उसको जब टेक ओवर किया जाए, उससे पहले क्या किया जाना चाहिए, बिफोर टेकिंग फिजिकल कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स, वहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा या कोई ऐसी अथॉरिटी स्टेब्लिश किया जाना चाहिए, है ना। वो क्या करे, इसका जुडिशियल रिव्यू करे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लीगल डेफिनेशन, एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो पब्लिक इंटरेस्ट है, रिप्लेस सब्जेक्टिव पब्लिक इंटरेस्ट कैंसलेशन क्लॉज विद प्रेसाइज लीगली डिफाइंड कैटेगरी टू प्रिवेंट आर्बिट्ररी एनफोर्समेंट, इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है।
और साथ में एसेट प्रोटेक्शन स्कोप यहाँ पर, ठीक है ना, एक्सप्लिसिटली क्लैरिफाई सेक्शन 16A टू एग्जेम्प्ट locally and domestically funded assets from state takeover position, है ना, इनको एग्जाम्पशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। और डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन यानी लोगों के साथ कंसल्टेशन यहाँ पे किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। होप्स हो कि ये सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं इसके हमने इसको डिटेल में समझा यहाँ पर, राइट। और ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, होप सो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।